नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय बजट की। देखिए, बजट सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता। ये असल में देश के आने वाले कल का एक रोड मैप होता है। तो आज हम 2026-27 के बजट को आसान भाषा में समझेंगे, इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उन मूल सिद्धांतों को जानेंगे जिन पर यह बजट टिका है। फिर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या प्लान है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट में कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, टैक्स के सिस्टम में क्या कुछ बदल रहा है, और आखिर में हम देश की आर्थिक सेहत पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर बजट की एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। इस बजट की नींव 3 मुख्य कर्तव्यों या कह लीजिए 3 बड़ी जिम्मेदारियों पर रखी गई है, जो इसकी पूरी दिशा तय करती हैं। तो ये है वो 3 स्तंभ जिन पर पूरा बजट खड़ा है। पहला, इकोनॉमी की स्पीड को सिर्फ बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे लगातार बनाए रखना ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल हो। दूसरा, ये पक्का करना कि देश का हर नागरिक अपने पूरी काबिलियत का इस्तेमाल कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, ये सुनिश्चित करना कि विकास का फायदा हर घर, हर इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत भारत की तस्वीर बनाते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बजट सिर्फ 1 साल की प्लानिंग नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये विकसित भारत के एक बड़े सपने और आजादी का अमृत महोत्सव की भावना से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक मैराथन का हिस्सा है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर, आर्थिक विकास। देखते हैं कि बजट हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या नए कदम उठा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। सरकार इस पैसे को देश की नींव मजबूत करने में लगा रही है, मतलब सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ये पिछले साल के मुकाबले एक बड़ा जंप है। इसका मकसद सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, बल्कि भविष्य के विकास के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार करना है। लेकिन बात सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नहीं है। सरकार छोटे कारोबारियों पर भी पूरा ध्यान दे रही है। हमारे देश के MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड बनाया जा रहा है। आइडिया ये है कि आज के ये छोटे बिजनेस कल के चैंपियन बने। अच्छा, विकास का एक और बड़ा इंजन होता है कनेक्टिविटी। और यहाँ आप 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लिस्ट देख सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेन की पटरियां नहीं हैं, सरकार इन्हें ग्रोथ कोऑर्डिनेटर्स कह रही हैं। इसका मतलब है कि ये कॉरिडोर्स अपने आसपास के इलाकों में व्यापार, टूरिज्म और रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे, जिससे पूरे रीजन का विकास होगा। और ये विकास की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, रणनीति और भी गहरी है। सरकार 7 खास सेक्टर्स में मेक इन इंडिया को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही शहरों के अंदर ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को एक ही जगह पर बूस्ट मिल सके। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की नींव तो रख दी, लेकिन किसी भी देश की असली दौलत तो उसके लोग होते हैं ना। तो अब बात करते हैं बजट के दूसरे स्तंभ की, लोगों में निवेश, यानी एजुकेशन, स्किल्स और उनकी क्षमता को बढ़ाने पर जोर। ये वाला पॉइंट तो सच में भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVG सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्पेशल लैब्स बनाई जाएंगी। अंदाजा है कि 2030 तक इस फील्ड में 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, और ये बजट उसकी तैयारी अभी से कर रहा है। खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, ये सेहत, अनुशासन और हाँ, देश के गौरव का भी प्रतीक है। इसी सोच के साथ खेलो इंडिया मिशन को एक नई ऊर्जा दी जा रही है। इसका मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर टैलेंट को खोजना, उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और सुविधाएं देना है, ताकि अगले 10 साल में भारत एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बन सके। सोचिए, टूरिज्म हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा है, और जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो तो एक तरह से हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए की शानदार पायलट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। IIMs जैसे बड़े संस्थानों के साथ मिलकर 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो दुनिया को भारत की कहानी और भी अच्छे तरीके से सुना सकें। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका हम सब पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जी हाँ,
टैक्स। आइए देखते हैं कि टैक्स के ढांचे में क्या नए बदलाव प्रस्तावित हैं। अक्सर टैक्स की दुनिया थोड़ी मुश्किल लगती है ना? लेकिन सरकार अब इसे आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। अप्रैल 2026 से एक नया और सरल इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। इसका लक्ष्य है कि आम इंसान को कम कागजी कार्यवाही करनी पड़े और कंफ्यूजन भी कम हो। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर बहुत से लोगों पे पड़ेगा, खासकर उन पर जो विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि फॉरेन ट्रैवल पैकेज पर जो TCS लगता था, जो पहले 5% या 20% तक था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। इससे विदेश यात्रा थोड़ी और किफ़ायती हो सकती है। और ये जो आसानी है, ये सिर्फ फॉर्म भरने तक ही नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि टैक्स सिस्टम कम डराने वाला हो। पेनल्टी और मुकदमों के प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उन्हें बढ़ावा मिले और बेवजह के विवाद कम हों। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम सरकार के बही खाते और देश की आर्थिक सेहत पर एक नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक शब्द को समझते हैं, राजकोषीय समीकरण। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये सरकार की अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने, घाटे को कम करने और कर्ज को एक लिमिट में रखने की पॉलिसी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर का बजट मैनेज करते हैं, बस ये बहुत बड़े स्केल पर होता है। ये स्लाइड हमें देश की आर्थिक सेहत की एक झलक देती है। सरकार का टारगेट है कि राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% हो और कुल कर्ज 55.6% तक रहे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर गंभीर है, ताकि अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत रहे। तो सवाल उठता है कि भाई, कर्ज को काबू में रखना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब इस स्लाइड में है। देखिए, जब सरकार का कर्ज कम होता है तो उसे ब्याज चुकाने पर कम पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो जो पैसा बचता है उससे फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों जैसी जरूरी चीजों पर खर्च किया जा सकता है। मतलब वो पैसा सीधे सीधे देश के विकास में लगता है। और आखिर में ये सवाल ही इस पूरे बजट का सार है। कोई भी सरकार आज की जरूरतों जैसे सब्सिडीज और सोशल वेलफेयर और कल की स्थिरता जैसे कि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस कैसे बनाती है? ये एक बहुत मुश्किल चुनौती है, और हर बजट इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।